Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. So this is mock test series batch 2, CSS 2025, October 2024, English essay test 3. So the instructions were choose any one of the following essay topics and make an outline containing a thesis statement. Also write an introductory paragraph, 3 body paragraphs and conclusion. ये डियर स्टूडेंट सीरीज़ 3 में जो है हमारा पेपर है जिसके अंदर ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं. होपफुली आपने सीरीज़ जो लास्ट टेस्ट है वो अटैम्प्ट कर लिया होगा फुल, जिसके अंदर ऐसे आपने लिखना था. उसके बाद एक और फुल लेंथ ऐसे का आपको मौका दिया जाएगा. सो यहाँ पे जनाब जो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स थे दे वर 6. टॉपिक नंबर 1 वाज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड. ओनली वन स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड इट. सबसे आखिर में डिस्कस करूँगा. लिटरेरी टॉपिक है, वैसे भी ये एक प्रोवर्ब है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि अगर पनिशमेंट नहीं आप देंगे बच्चे को तो इससे वो ख़राब हो जाएगा. सो एक ही शख्स ने ये टॉपिक अटैम्प्ट किया, बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है. एंड में जो है हम उस पर फीडबैक अपनी मुकम्मल करेंगे. नंबर 2, इज़ फेमिनिज़म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेजर ऑफ मेंस इशू. क्या फेमिनिज़म जो है ये ज़िम्मेदार है मर्द के मसाइल को ख़त्म करने में, यानी कि नुमायाँ ना करने में. इसके अंदर फेमिनिज़म के बारे में कोई सवाल नहीं हुआ था कि इसकी वजह से जो मर्द के मसाइल हैं वो हाईलाइट नहीं हो रहे बल्कि वो ख़त्म कर दिए गए हैं. तो असल चीज़ हमने डिस्कस इसके अंदर ये करनी थी. एक स्टूडेंट का सैम्पल ऐसे मैंने यहाँ से भी लिया जिन्होंने इसको सही तरह से एड्रेस किया. देन मैन हैज़ मच टू लर्न एंड लिटिल टू टीच. अगेन अ लिटरेरी टॉपिक, इस पर किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया. नंबर 4 मेजॉरिटी ने इस पर भी अटैम्प्ट किया. दैट इज़ मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वेमेन, रिजल्ट ऑफ मीडिया हाइप और लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट्स. सो ये जो मूवमेंट जो है एक चल पड़ी है वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन, क्या ये सिर्फ मीडिया हाइप का नतीजा है या ये वाकई लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स की एफर्ट है. सो स्टांस बेस्ड टॉपिक, इसके अंदर एक स्टांस लेना ज़रूरी है और फिर उसे जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है. इसके अंदर 2 या 3 मेरे पास अच्छे सैम्पल्स आए हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड देन द 5th वन इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी. अगेन आर्गुमेंटेटिव ऐसे. आर्गुमेंटेटिव ऐसे या तो सवाल की सूरत में होता है या फिर एक स्टेटमेंट ऑफ इशू आपको दी जाती है, तो इसका जवाब डेफिनेटली या हाँ में दिया जा सकता है या ना में दिया जा सकता है. सो अगेन वॉट एवर स्टांस यू टेक, आपको उसको ठीक तरीके से जस्टिफाई भी करना है. एंड द लास्ट वन वॉज मेजॉरिटी ने इसको अटैम्प्ट किया, इज़ द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमी. सो डियर स्टूडेंट, ये 6 टॉपिक्स थे और टेस्ट सीरीज़ 3 में हमारा जो मकसद था वो सिर्फ 2 ही एसेज जो हैं प्रेजेंट करना था, एक लिटरेरी एसेज और एक आर्गुमेंटेटिव एसेज, क्योंकि एक्सपोजिटरी वाले पहले सारे जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं. अगेन ट्रांजिशन, ये जो है कि तब्दीली जो जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ, क्या ये फ़ायदेमंद है इन्वायरमेंट के लिए और इकॉनमी के लिए. बड़ी प्रोटेक्टेड स्टेटमेंट दी गई है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स पर ही बात की गई है, इन्वायरमेंट एंड इकॉनमी. फ़ायदेमंद है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. सो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, सो हर एस्से का जो सवाल है, जो पर्पज़ है वो 3 सवालों के गिर्द ही घूम रहा है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एस्से आपके 3 जो है क्वेश्चंस उसको आंसर करता है, चाहे वो आपका लिटरेरी एस्से है, रिफ्लेक्टिव है, एक्सपोजिटरी है या आर्गुमेंट है. और वो 3 सवालात कौन से हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ. सो हर टॉपिक जो है किसी न किसी क्वेश्चन को एड्रेस ज़रूर कर रहा है. तो वो स्टूडेंट्स जो फौरी तौर पे उस रेलिवेंट सवाल तक पहुंच गए हैं वो डेफिनेटली सेफ साइड पे हैं. अब यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक मैं आगे प्रोसीड करूँगा. पहला जनाब अली जो मेजॉरिटी ने अटैम्प्ट किया है एस्से, दैट इज़ रिगार्डिंग द 6th टॉपिक, इज़ द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी. ये क्वेश्चन था, जिस स्टूडेंट ने भी अटैम्प्ट किया क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन का ज़रा ख्याल रखिए. टाइटल जो है टॉप पे लिखिए, करेक्ट लिखिए. इंट्रोडक्शन अटेंशन ग्रैबर से इन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है जी. अटेंशन ग्रैबर के आगे वैसे ये अटेंशन ग्रैबर लिखने की आउटलाइंस में ज़रूरत नहीं होती. अगर टाइम है तो लिख दें, मगर आउटलाइंस में हरगिज़ ज़रूरत नहीं है. थीसिस स्टेटमेंट अगर तो लिखना ही है तो आउटलाइंस में आप एक आध सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट से रेलिवेंट लिख सकते हैं, मगर अगेन थीसिस स्टेटमेंट भी लाजमी लिखना इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में ही ज़रूरी है. यहाँ पे अगर थोड़ा मुनासिब इसको आउटलाइंस के हिसाब से अरेंज कर दें तो एक तरीका तो ये हो सकता है आर्गुमेंटेटिव एस्से में कि आउटलाइंस को अकॉर्डिंग टू दी सेट फॉर्मेट ही लिखें. फॉर एग्जांपल, जो आर्गुमेंटेटिव एस्से में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन में, वो ये 3 हेडिंग्स है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ चूंकि आपका पैराग्राफ नंबर 1 होता है, इन 3 हेडिंग्स के मुताबिक ही आप लिखें अगर आप यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. नंबर 1 इज़ हुक, विच मीन्स द अटेंशन ग्रैबर.
आगे लिखें ना लिखें, आमतौर पे नहीं लिखा जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या जर्नल स्टेटमेंट्स ये ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपके जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में है थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉन्टेक्स्ट भी दिया गया है। फिर उसके बाद मेन आइडिया स्टेटमेंट, जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, आप इसको मेंशन करें। सो ये जिस स्टूडेंट ने भी लिखा है, इनको मैं सिर्फ यही जो है एडवाइस करूंगा कि अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो पूरे तरीके से फॉलो करें। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंशन कर दें, और लिखना ही है तो हुक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट जो है उसी को आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। अच्छा जी, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल सोर्सेज इज़ बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट। अच्छा जी, बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट कैसे बेनिफिशियल है, इससे रेलेवेंट इन्होंने तकरीबन जो पॉइंट्स लिखे हैं दे आर 5 पॉइंट्स। और बेनिफिट इकोनॉमी के हिसाब से कैसे हैं, इससे रेलेवेंट इन्होंने लिखे हैं अगेन 5 पॉइंट्स। हाँ जी, तो देखा जाए इनका ऐसे जो है बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सवाल यही पूछा था कि ये अगर बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए तो वो कैसे बेनिफिशियल है। सो एनवायरनमेंट के लिए भी इन्होंने बेनिफिशियल कैसे है 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल कैसे है 5 पॉइंट्स लिखे हैं। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है अगर आपके पास वेल बैलेंस स्ट्रक्चर आ जाए, मगर बहरहाल एक आध पॉइंट अगर कम या ज़्यादा होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो सबसे पहले तो देखें जनाब बेनिफिशियल, अब इनका थीसिस मुझे पता चल गया है कि ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियल है, अब है कैसे। सो लेट अस सी। नंबर 1, ट्रांजिशन वुड रिड्यूस डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक हो गया जी, फॉसल फ्यूल्स आर द मेन कॉजेज, मजीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वुड बी हाल्टेड। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो रुक जाएगी। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू हार्मफुल इमिशन ऑफ GHG। ठीक है जी, शुरू में आपने ग्रीन हाउस गैस वैसे मेंशन कर दिया, GHG लिखना है तो एक बार पूरा लिख दें एब्रीविएशन, बाद में एब्रीविएशन इसकी यूज़ करते रहें। उसके बाद जी, थ्रेट टू हेल्थ वुड बी रिड्यूस्ड बाय ट्रांजिशन। सो बैड एयर एंड रिडक्शन इन ह्यूमन लाइफ, UN रिपोर्ट इन्होंने कोट की है। सो बहरहाल इस ट्रांजिशन से जो ह्यूमन लाइफ को जो थ्रेट है वो भी जो है कम हो जाएगी। गुड पॉइंट। अच्छा जी, ये बड़ा इन्होंने यूनिक पॉइंट लिखा है, मैंने किसी ऐसे में पढ़ा नहीं है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वुड बी रिज्यूम्ड इन देयर ओरिजिनल कंडीशंस। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके हर ऐसे में कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है। एक्स फैक्टर यानी कि एक वो पॉइंट जो शायद हो सकता है मेजॉरिटी उस डायरेक्शन में ना सोच रही हो या लिख ना रही हो। बाकी सारे पॉइंट्स तो मुझे भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है, जो रूटीन के हिसाब से आ रहे हैं, मगर कोई ऐसी बात होती है जो आपकी इंडिविजुअलिज्म को बड़ा वाज़िया जो है सामने रखती है। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वुड बी रिज्यूम्ड इन देयर ओरिजिनल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, विंटर एंड समर स्पोर्ट्स आर इम्पैक्टेड ड्यू टू स्मॉग एंड हीट वेव्स। ये जो उन्होंने बात की ना, स्मॉग एंड हीट वेव्स, मेरा ख्याल है अब इसके आगे और मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी स्पोर्ट्स जो हैं ये अफेक्टेड होती हैं। हालिया जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने जा रही है। सो वेरी गुड एंड रेलिवेंट पॉइंट, जो कि मैंने किसी और ऐसे में नहीं पढ़ा। नंबर 5, हैजर्डस इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कुड बी लेसन्ड ऑन मेरीन एंड फॉरेस्ट क्रीचर्स। बिल्कुल सही है जी, इन्वायरमेंट की बात आ रही है तो फायर इन मार्गला हैज़ किल्ड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। एक अच्छा इन्होंने जनाब इसके साथ सपोर्टिंग रीज़न दिया है, इनके इस पॉइंट को ये जस्टिफाई करता है। सो 5 जनाब इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। अब ज़रा इकोनॉमी की तरफ आ जाएँ। बेनिफिट्स फॉर इकोनॉमी इन ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नंबर 1 इज़, इकोनॉमी को क्या फ़ायदा है। पहला पैराग्राफ, चीप एंड रिलायबल सोर्सेज। आगे सपोर्टिंग रीजंस दिए हैं, ईजी टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स, ठीक है। डैम्स आर रिलायबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल सोर्सेज में डैम्स आते हैं, हाइडल अगर यूज़ कर दें, ठीक हो गया, हाइडल यूज़ कर दें। सो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी, रिन्यूएबल। बहरहाल मुझसे किसी ने कहा था कि रिन्यूएबल में ज़्यादातर ये सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइडल एक हद तक जो है वो भी है, एक हद तक, ठीक है जी। इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। सो इकोनॉमी पे मेरा ख्याल है जी डैम जो है बड़ा एक्सपेंसिव है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है ये रिलायबल और प्रेडिक्टेबल, दिस इज़ द फोकस। अगर तो ये फोकस है तो फिर तो चले ठीक है। अच्छा, नंबर 2 इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर अनवल्नरेबल। ये थोड़ा सा जनाब ग्रामेटिकल ज़रा करेक्शन यहाँ पे नीडेड है। टू इंटरनेशनल सिनेरियो, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन ड्यू टू यूक्रेन वॉर।
कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन एनर्जी प्रोडक्शन ड्यू टू यूक्रेन वॉर। अगर आप देखा जाए तो जनाब जो गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, और चूँकि इस ऐसे का टॉपिक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, सारी वर्ल्ड के ही कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है, तो हर टॉपिक जो है वो जोग्राफी एक लेके आता है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट सारी की सारी दुनिया ही है। सो यूक्रेन वॉर से जो गैस की कीमतों में सारे यूरोप में इजाफा हुआ है वो आपके सामने है। देन नंबर 3, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वुड exempt states from debt crisis. So case in study is circular debt in Pakistan due to import of furnace oil for IPPs. बिल्कुल सही है जी। सो अगर तो रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ चले जाते हैं तो ये डेट क्राइसिस से भी पाकिस्तान निकल सकता है, और ये जो डेट क्राइसिस में मेजर फैक्टर इस इम्पोर्ट ऑफ फर्नेस ऑयल का है। नंबर 4, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉन रिन्यूएबल वुड हेल्प इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पुअर स्टेट्स। कॉन्सेप्ट दैट ट्रांजिशन इज़ न्यू मार्शल प्लान फॉर मेजर पावर्स, फॉरेन अफेयर मैगजीन का इन्होंने हवाला दिया है। अगर नाम लिख देते तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मुनासिब होता, मगर बहरहाल आपके असल ऐसे में जो है जो पैराग्राफ आप लिखेंगे उसमें पता चल ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर पुअर स्टेट्स। सो अब जो पुअर स्टेट्स हैं, क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर इनके लिए कोई आसान नहीं है ये ठीक करना। So carbon capture is expensive for poor states. Transition would free third world states to invest in such technologies. तो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वक्त गुजरने के साथ मज़ीद जो इनकी प्राइसेस भी रिड्यूस हो रही हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है मज़ीद इसके अंदर बेहतरी आ रही है, तो पूर स्टेट्स जो इनकी तरफ जा सकती हैं। अच्छा जी, आगे इन्होंने काउंटर आर्गूमेंट्स भी दिए हैं, और ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने बिल्कुल सेट फॉर्मेट जो है एक इंटरनेशनल एडिशन का फॉलो किया है कि काउंटर आर्गूमेंट्स इनके 2 हैं, यानी कि जो बात इनके ख़िलाफ़ जा रही है। अगेन अगर तो ये इसी ऑथर का ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इनके पास तकरीबन 10 पैराग्राफ्स तो आ गए। एंड में अगर ये काउंटर आर्गूमेंट दे रहे हैं अपोजिट साइड, तो इसके बारे में एहतियात यही दी जाती है कि 2 से ज़्यादा काउंटर आर्गूमेंट ना दें, क्योंकि उन्हीं काउंटर आर्गूमेंट्स का फिर आपने रिबटल भी उसी एसे के अंदर देना है। तो एग्जैक्टली जी इन्होंने यही पैरामीटर फॉलो किया है। सो काउंटर आर्गूमेंट ये क्या दे रहे हैं, देयर इज़ नो साइंस दैट रिप्लेसमेंट वुड हील एनवायरनमेंट। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि जो रिप्लेसमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, ये एनवायरनमेंट को ठीक कर देगी। लोग कहते ये भी हैं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एरामकोज हेड ऑन द ओकेजन ऑफ COP 28। सो इस पे एरामको जैसे कि पाकिस्तान में अब ये भी कदम रख चुका है, तो इसने जो स्टेटमेंट दिया ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, मगर इसका रिबटल भी इन्होंने इधर ही दिया है, क्योंकि इनका तो स्टांस यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इकॉनमी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। सो रिबटल इन्होंने दिया जी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर हेल्दी इन स्टेट्स वेयर ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन इज मटीरियलाइज्ड, फॉर एग्जांपल फिनलैंड। तो मेरा ख्याल है जी इन्होंने अपना पॉइंट सही यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। एंड देन दूसरा जी जो एतराज़ है, एंटी आर्गूमेंट है, वो है जी थ्योरी दैट क्लाइमेट चेंज इज़ नेचुरल अर्थ साइकिल। सो बहरहाल जनाब इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं इतफाक़ करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो नेचुरल अर्थ साइकिल है, इससे बचा नहीं जा सकता। इन्होंने इसका भी रिबटल दिया है कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन क्लाइमेट डिग्रेडेशन, कि इस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। बेशक वो जो है नेचुरल अर्थ साइकिल ज़रूर है, मगर इसको ट्रिगर किसने किया हुआ है, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाते हैं तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन के नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखना हो तो रीस्टेट थीसिस या समरी ऑफ द एसे, ये 2 वर्ड्स लिखते हैं। एक बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड और बड़ा केयरफुली जो है इन्होंने इसको मुकम्मल किया इन द स्टिपुलेटेड टाइम। सो द एसे की हेडिंग डियर स्टूडेंट्स अगर आप तीसरे पेज पे दें और दरमियान में दें तो ज़्यादा मुनासिब है। मुज़ायका इसमें भी नहीं है, मगर हेडिंग आमतौर पे दरमियान में ही रखें। अच्छा जी, अटेंशन ग्रैबर से ये शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें ये जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, उन लाइंस के साथ थोड़ी सी सिमेट्री रखिए। ये बहुत ज़्यादा दरमियान में हो गया तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मज़ीद बेहतर करें। अटेंशन ग्रैबर इनका पहले आ रहा है, इमेजिन पीपल आर सिटिंग ऑन द बीच, दे आर enjoying द सनसेट, suddenly the temperature rises to such a level that it starts to burn them. No one would desire to sit there again and no one would be able to heal it. Practically it is happening in the current world. Temperature has reached to its boiling point. इन्होंने अच्छा लिंक किया जी, क्योंकि वहाँ भी हीट की वजह से लोग नहीं अब इंजॉय कर सकते, तो अब टेम्परेचर भी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच चुका है। इफ़ वन कुड फोकस he would find that energy generation from non-renewable resources is the main culprit for this कंडीशन। जितना जल्दी अटेंशन ग्रैबर के बाद आप टॉपिक पे आ सकते हैं उतना बेहतर है। सो दिस कंडीशन, सॉरी जी, इज द मेन कल्प्रिट फॉर दिस कंडीशन
Could replacement of non-renewable resources with renewable resources lessen the problem? Question. Yes, it could help the environment degradation. Furthermore, it would also produce economic opportunities which would help poor states and the world at large. ये जनाब इन्होंने सारी फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बाद ये इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में बिल आकर अपने थीसिस पे पहुंच गए हैं. Therefore, non-renewable source is the fundamental cause of environment and ये आगे जी वर्ड मिसिंग हो गया and faltering of economy in the global south and the world at large. This essay would shed light on the conformity with the statement that transition to renewable sources could benefit environment and economy. So basic जो stance है इन्होंने वही thesis में repeat कर दी है. So a very carefully planned essay. और इसके बाद जब body paragraph पे गए again जो इंस्ट्रक्शंस जॉन लैंगन या दूसरे ऐसे राइटर्स देते हैं टू बिगिन विद, इससे इन्होंने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट किया. बहरहाल फर्स्टली सेकेंडली या किसी और से भी जो है ट्रांजिशन वर्ड से भी शुरू हो सकता था. सो जनाब इसको मैंने नंबर 1 पे रेट किया और इसी के साथ A1 रेटिंग पे एक और भी मेरे पास सैम्पल है, उसको भी डिस्कस करते हैं. और उसके अंदर 2 मेरिट्स हैं. एक तो हैंड राइटिंग बड़ी अट्रैक्टिव है, दूसरा इन्होंने आउटलाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस भी किया. सो इंट्रोडक्शन, आगे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, ना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ना थीसिस, ज़ाहिर है दूसरा एक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज़ बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट इकोनॉमी, यही जनाब इनका थीसिस है कि ये बेनिफिशियल है. ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वुड रिड्यूस द जनरेशनल कॉस्ट ऑफ एनर्जी. बिल्कुल सी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 और 25. रिडक्शन इन कार्बन इमिशन, अब ये जहाँ पे एक पूरा जुमला लिख रहे हैं मैं 2 लफ्ज़ ही बोल रहा हूँ. COP28 goal control the emission of methane. Adopting renewable energy sources would help to reserve the natural resources. ऐसे भी लिख सकते थे, it helps reserving natural resources, बस इतना ही काफ़ी है. United Nations SDGs. Renewable energy would help the generate to efficient and safe power. Would help to generate the efficient and safe power. Simple इस तरह भी लिख सकते थे, generation of efficient and safe power. बहरहाल इन्होंने सेंटेंस को तरजीह दी है. रिपोर्ट बाय वाप डाउन हाइडल पावर जनरेशन. रिडक्शन इन द जनरेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, पहली बार लिख रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज बेशक कैपिटलाइज कर दें. वुड बेनिफिट द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, बिल्कुल सही है जी. ट्रांजिशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, केस स्टडीज, टेस्ला कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इकोनॉमी. उसके बाद इनका जी जो पॉइंट है, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिसोर्सेज जनरेटेड फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स वुड रिड्यूस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट. बुक ना लिखें जी, रेफरेंस लिख दें या थोड़ा सा इसका हवाला दे दें आप, ये ज़्यादा मुनासिब है. और यहाँ पे जो है बहुत लॉन्ग सेंटेंस लिखा है, स्ट्रक्चरली थोड़ा सा जो है ना वो मुझे वीक भी लगा है. इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बाय अकबर एस जैदी, इसका भी हवाला है. ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज वुड रिड्यूस द चांसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन रिजल्टिंग इन बेटर इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी. रिपोर्ट बाय UNHCR हाईलाइटिंग द थ्रेट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. एंड देन मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज वुड इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ पीपल. अगेन सारे के सारे पॉइंट्स इन्होंने एग्री ही किए हैं कि कैसे जो है इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को ये बेहतर कर सकता है. ओपोनेंट स्टांस इन्होंने दिए. ओपोनेंट्स क्लेम दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज़ यूजलेस एज द क्लाइमेट चेंज इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन. तो वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट ऑन फ्लड्स इन पाकिस्तान. इसके बाद जी क्रिटिक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर्ग्यूज दैट यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बेनिफिट द इकोनॉमी. केस स्टडी दी है वेनेजुएला की, इसका रिबटल इन्होंने दे दिया जी. रिबटल इन्होंने ये दिया कि वैसे तो ये कहा जाता है कि जितने फॉसिल फ्यूल्स आप इस्तेमाल करेंगे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा. केस स्टडीज़ के आगे अगर रिबटल का वर्ड ये इस्तेमाल कर दें तो ज़्यादा मुनासिब है. वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्पाइट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑयल फील्ड्स. तो थोड़ा सा जो है अगर ये अपनी आउटलाइन में ये इंप्रूवमेंट ले आएँ तो इससे इनको मज़ीद जो है एक लेवरेज मिल जाएगा. सो रिबटल यानी कि जो हमने मेथड, डेफिनेटली यही मेथड यूज़ कर रहे हैं कि इनके पास बहुत सारे जो हैं इनके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं और उन सपोर्टिंग पॉइंट्स के एंड में इन्होंने रिबटल दिया है. तो अगर यही मेथड आप यूज़ करें तो इसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट यूज़ करें. रेफ्यूटेशन या रिबटल का जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करें ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो कि जब आप काउंटर आर्गूमेंट्स दे रहे हैं तो उसके अंदर जो है आप अपने स्टांस को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर दी 2 बेस्ट सैम्पल्स व्हेन इट कम्स टू दीज 2 एसेज रिगार्डिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसके अंदर इन्होंने कोई अटेंशन ग्रैबर नहीं दिया जा भी सकता था. बहरहाल जितना लिखा है इन्होंने उसको रिप्रेजेंट इन्होंने बेहतरीन तरीके से किया. ओकेजनल थोड़ी बहुत स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स है मगर इतना फ़र्क उससे नहीं पड़ता. अच्छा जी, नाउ कम्स द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in the current times, which is
इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या एक खुद मुख्तार जुडिशरी अदलिया जमहूरियत का दिफा कर सकती है, उसे बचा सकती है? आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑन 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट एंड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। इन्होंने ज़रा जनरल डिस्कशन शुरू किया है, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, एंड देन कम्स थीसिस स्टेटमेंट। बड़ा क्लियर जी इनका थीसिस स्टेटमेंट है। इन्होंने इस तरजीह यही दी है कि आउटलाइन में मैं सब कुछ ये लिख के जो है क्लियर कर दूँ एग्जामिनर को। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द सेवियर of democracy as it secures citizens' constitutional, social, economic and human rights in the society। बड़ा ब्रिस्क और क्लियर इन्होंने लिखा है, क्योंकि जमहूरियत जो है इन्हीं सारी चीज़ों का एक नाम है। अगेन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो सवाल पूछा गया उस सवाल का इन्होंने जवाब दिया। उसने सवाल पूछा है कि क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जमहूरियत को बचा सकती है? इन्होंने कहा हाँ जी बचा सकती है। फिर फौरी तौर पे सवाल पैदा होता है कैसे बचा सकती है। सो व्हाट, व्हाई, हाउ में से ये सीधा हाउ पे आए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द सेवियर ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते थे, मगर बहरहाल टाइटल है, ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1, अपहोल्ड्स सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स, राइट टू लाइफ, डिग्निटी एंड लिबर्टी। मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक राइट्स हैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे बयान किया। नंबर 2, it holds checks on non-democratic behavior of legislators, checking constitutionality। ये constitutionality वैसे कोई वर्ड मैंने पढ़ा नहीं है, अगर तो ये कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो मेरे नॉलेज में इजाफा फरमा दें, वैसे मैंने कहीं इस तरह देखा नहीं है। Vetoing unlawful legislation, United States Supreme Court as case in point, it's a very good case in point। Suo motu of judiciary addresses critical national issues। ठीक हो गया जी, सू मोटो इसमें पहली मिसाल यूनाइटेड स्टेट्स की दी। अगेन इस एस्से का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है, सारी दुनिया की जो है ये ज्योग्राफी एड्रेस करता है। इंडिपेंडेंट वर्डिक्ट्स फॉर द नेशनल कॉज, और इसके अंदर जो उन्होंने सपोर्टिंग रीजन दिया है, रैकोडिक डील एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है जी। एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन द सोसाइटी, कैसे? डुअल अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स सिटीजन्स एंड टुवर्ड्स कोर्ट्स, फ्रेंच अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स एज एन एग्जाम्पल। अगेन जी फ्रांस की एग्जाम्पल भी दे दी। प्रोवाइड्स, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई वर्ड ये भूल गए हैं, फॉर द गुड गवर्नेंस, लीगल बाउंड्रीज फॉर एड्रेसिंग गवर्नेंस इश्यूज, इंक्रीजिंग जुडिशियल एक्टिविज्म इन द सोसाइटी फॉर गुड गवर्नेंस। राइट। नंबर 6, जुडिशरी मेक्स ह्यूमन राइट्स अ रियलिटी, कैसे? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस फॉर द सिटीजन्स एंड रोल ऑफ जुडिशरी इन ह्यूमन राइट्स। आगे जी, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन यूएसए इन मिड 20th सेंचुरी। दोबारा यूएसए की एग्जांपल, इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक एसेंस, वोकल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान सिंस अप्रैल 2022 एज अ केस स्टडी। ठीक है जी, इन्होंने आगे केस स्टडी दी है क्योंकि बहुत अपहीवल्स हैं। अच्छा जी, जो सबसे बेसिक तरीका है आर्गूमेंटेटिव ऐसे लिखने का, इसको हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। क्लासिकल मेथड वो है जो कि अरिस्टोटेलियन मेथड है, जो अरस्तू इस्तेमाल करता था। क्लासिकल मेथड में होता क्या है, जो इन साहब ने फॉलो किया है, प्रेजेंट द मेन आर्गूमेंट, मेन आर्गूमेंट प्रेजेंट करें, स्टेट योर ओपिनियन, फिर उस पर अपना स्टांस बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, एंड डू योर बेस्ट टू कन्विंस द रीडर व्हाई योर स्टांस इज द राइट वन। और फिर अपनी भरपूर कोशिश करें, जितने पॉइंट्स आपके पास रेलिवेंट हैं वो सारे बताएं ये बयान करने के लिए कि आप ठीक क्यों हैं। तो इसके अंदर ऑपोजिशन का स्टांस बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो तरीक़ाकार है, इसको जो कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग है वो भी सपोर्ट करती है और बयान करती है कि लिखने का कौन सा तरीका है। सो अगेन व्हेन इट कम्स टू आर्गुमेंटेटिव एसे, द पर्पस ऑफ एन एसे इज टू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू एंड गिव एग्जांपल्स और रीजंस टू सपोर्ट इट। तो मकसद क्या होता है आर्गुमेंटेटिव एसे का, कि आप सपोर्ट करते हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को और फिर एग्जाम्पल या रीजंस देते हैं। द टॉपिक विल बी अ क्वेश्चन, आर्गुमेंटेटिव एसे की निशानी, द टॉपिक विल बी अ क्वेश्चन और एन इशू विच पीपल जनरली हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट, या वो एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ इशू कहते हैं, जिसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। अब यहाँ पे कैम्ब्रिज गाइड टू एसे राइटिंग भी क्लियरली कह रही है, द एसे कुड प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द आर्गूमेंट और जस्ट वन। सो अगेन जो राइज तरीके हैं उन्हीं के मुताबिक हमने चलना है। तो इन्होंने जनाब सिर्फ जस्ट वन, सिर्फ एक ही साइड ऑफ आर्गूमेंट की तरफ आए हैं, जो बिल्कुल ठीक है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया और बड़े भरपूर तरीके से जो है इन्होंने अपना जो है केस लड़ा है। सो अगेन जी,
लेंथ बिल्कुल ठीक है यार। अगर ये देख लें, अब ये 7 पैराग्राफ है, 8 पैराग्राफ हैं, 200 वर्ड के लगेगा तो 1600 का तो हो गया। बाकी आपकी जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिला लें तो 300-350 वर्ड वो भी मिल जाते हैं, 2000 वर्ड तक तो आप फिर भी पहुंच गए। तो आई बिलीव इट इज़ अ गुड टेक्निक। मैं स्टूडेंट को ये मशवरा दूंगा कि अटेंशन ग्रैबर का ज़रूर इस्तेमाल करें। क्लासिकल स्टाइल है तो इसके अंदर मज़ीद भी जो है कमी ना रहे। अटेंशन ग्रैबर एक अच्छी टेक्निक है आपके ऐसे का निखार, उसके निखार में इजाफा करने के लिए, चूँकि ये रेलिवेंट है जुडिशरी से, लॉ एंड ऑर्डर से। सो कुछ अटेंशन ग्रैबर मैंने अपनी किताब में भी इंक्लूड किया, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि व्हेन हिटलर वाज बॉम्बिंग लंदन एंड द चर्चिल्स गवर्नमेंट वाज ऑलमोस्ट क्रिपल्ड, चर्चिल आस्क्ड अ क्वेश्चन। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो है एक रेफरेंस लिया गया है कि जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ इंग्लैंड हो रही थी तो उस वक्त जो है बमबारी बेतहाशा जो है हिटलर कर रहा था लंदन पे, और चर्चिल की गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। उस वक्त चर्चिल ने अपने मिनिस्टर से एक सवाल किया। सवाल उसने क्या किया? आर आवर कोर्ट्स डिस्पेंसिंग जस्टिस? क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? ही वॉज इन्फॉर्म दैट द कोर्ट्स वर परफॉर्मिंग वेल। और तो उस वक्त चर्चिल को बताया गया कि जनाब इस बदतरीन हालात में भी हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं। Then Churchill exclaimed with sigh of relief that if the courts were working properly, then England would win the war. तो फिर उस वक्त चर्चिल ने कहा कि जनाब अगर अदालतें ठीक तरीके से काम कर रही हैं तो हम ये जंग जीत जाएंगे। हिस्ट्री हैज़ विटनेस, और उसके बाद तारीख ने देखा भी, दैट डिस्पाइट ऑल मिलिट्री माइट जर्मनी लॉस्ट एंड इंग्लैंड वॉन। तो उसके बाद तारीख ने देखा भी कि तमाम तर मिलिट्री ताकत, फौजी कुवत होने के बावजूद भी जर्मनी जंग हार गया और इंग्लैंड जीत गया। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो भी आपके साथ फिट होता है यहाँ पे फिट कर लें। सो आप जो यूएस हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली यूरोपियन हिस्ट्री भी रखी होगी किसी ने, तो वो सारे जो रेफरेंसेज हैं, ठीक है, दीज आर द इल्यूजन्स, इनको जो है आप ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करें। इससे ना सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा बल्कि थोड़ी सी चले एक सिग्निफिकेंट लेंथ जो है इंट्रोडक्शन की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बहरहाल जी क्लासिकल स्टाइल इन्होंने फॉलो किया, बिल्कुल इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट किया। इस पे जनाब अली दूसरा सैंपल है, इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी द सेवरी ऑफ डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन बड़ा क्लियर स्टांस, विदाउट एनी डाउट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द सेवरी ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज इट इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स and improves the structure of governance which are inevitable for the democratic growth. Simple and to the point. और बिकॉज के बाद डेफिनेटली इन्होंने अपना स्टांस बड़ा क्लियरली जहाँ पे डिफाइन किया और उसको सपोर्ट भी इन्होंने थीसिस से सही तरह से किया। सो डिफाइनिंग द रिलेशन ऑफ जुडिशरी एंड डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, केस इन पॉइंट डेनमार्क, फिनलैंड, थोड़ी सी तमहीद बांधी और अगेन ये भी हाउ की तरफ ही आए। यानी कि एक टॉपिक में जितनी जल्दी आप रेलिवेंट सवाल तक पहुँचते हैं उतनी जल्दी मसाइल भी आपके आसान हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ये दोनों मुख्तलिफ अफराद हैं और क्वेश्चन इन्होंने फौरी तौर पे इसका समझा है, हाउ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ द सेवरी ऑफ डेमोक्रेसी। सो ठीक है जी, ये आगे इन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब इसके आगे इसका मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। अगेन क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क लगाइए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंप्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस, केस इन पॉइंट गवर्निंग द अनगवर्नेबल बाय इशरत हुसैन, डॉक्टर इशरत हुसैन। मेरे ख्याल है इस किताब में अगर आप किसी भी सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम से रेलिवेंट हवाला ना दें तो ज़रा सी बेइंसाफ़ी हो जाएगी। एक इंतहाई मशहूर किताब है, आपको कंटेंट, जिसको ऐसे में कंटेंट का मसला हो रहा है, मेरे ख्याल है कोई दुनिया का ऐसा टॉपिक नहीं है ख़ास तौर पे पाकिस्तान रेलिवेंट जो इशरत साहब ने छोड़ा ना हो। उन्होंने सारी बातें जो है इस किताब में की हैं, तो ये एक जो है बड़ी अच्छी गाइडलाइन के उसके तौर पर काम कर सकती है। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोल्स्टर्स सपोर्ट्स रूल ऑफ लॉ, बस इतना ही काफ़ी था। केस इन पॉइंट पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 129/142। सो एक बड़ी अच्छी यादगार जो है एक कॉन्फ्रेंस थी हमारे चीफ जस्टिस की, जिन्होंने पूछा था जनाब सारे मजमे से कि क्या हमारी जुडिशरी ठीक काम कर रही है, तो हाथ जो है अपना खड़ा करें। तो नो बडी रेज्ड देयर हैंड्स। सो उन्होंने कहा वी हैव सक्सेसफुली स्कोर्ड एन एफ इवन इन दिस कैटेगरी। तो वो वाकया जनाब बिल्कुल उन्होंने सही बताया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ 3 पिलर्स ऑफ स्टेट, जॉन मिल्स थ्योरी, केस इन पॉइंट। अगर वैसे किसी मुल्क या किसी और की मिसाल देते तो ज़्यादा बेहतर होता, मगर बहरहाल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना भी ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी गो हैंड इन हैंड, दैट रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। ह्यूमन राइट्स इन स्वीडन आर इंश्योर्ड बाय इट्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो टॉपिक जो है जर्नल है, एक ग्लोबल टॉपिक है, सारी ग्लोबल इसकी एप्लीकेशन है।
सो देयरफॉर सारी एग्जांपल्स आ रही हैं। Independent judiciary improves economic growth by protecting foreign investors and soft image of a state that makes democracy strong. अगर सिर्फ ये लिख देंगे ना कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंप्रूव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये मुकम्मल बात ना हुई। इसको थोड़ी जस्टिफिकेशन दे कि भाई कैसे, बाय प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो केस इन पॉइंट क्या दिया है, कंपैरिजन ऑफ एफडीआई इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट इमेज, एनडीओ जनरल 2021। अब इसमें क्या लिखा होगा, या पैराग्राफ पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा। And then judicial independence negates political instability by protecting due right of political leaders, which is a core part of democracy. तो हर बार पाकिस्तान की एग्जांपल ना दें, कोई दूसरी भी आप दे दें कि वो फोकस ज़्यादा इस पे पाकिस्तान पे ही कर दिया गया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मेक्स social norms vibrant and ensures social growth by giving justice on time. Case in point, justice delays is justice denied. बेटा ये केस इन पॉइंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है या प्रोवर्ब है, ये केस इन पॉइंट नहीं है। इस पर आप किसी मुल्क की मिसाल दें, किसी इवेंट को ज़रा हाईलाइट करें, तब ये पता चलेगा। बहरहाल जुडिशल इंडिपेंडेंस बोल्स्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इतना ही लिखना काफ़ी था। केस इन पॉइंट, एजुकेशन पॉलिसी 2005 हाईलाइट्स इम्प्लीमेंटेशन गैप ऑफ पॉलिसी इन पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नेगेट्स करप्शन इन अ सोसाइटी, ठीक है। केस स्टडी ऑफ सीरिया एंड इराक, चलें थोड़ा सा ये हट के पाकिस्तान के अलावा भी आएँ, गुड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिजल्ट्स इन नेशनल कोहिजन एंड नेशनल यूनिटी through early and appropriate justice that makes democracy safe. Comparison of Dubai and Kabul. ये जनाब इनका बड़ा यूनिक पॉइंट है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो नेशनल कोहिजन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे काम करती है, दिस अ वेरी गुड रेफरेंस। अच्छा जी, जो सवाल मैंने नहीं पूछा था, वे फॉरवर्ड, यार वे फॉरवर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। वे फॉरवर्ड टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये पूछा नहीं है। एक आध पैराग्राफ में लिखते हैं तो ठीक है, मगर बहुत ज़रा केयरफुली लिखिए। यहाँ पे जो है जी लिखा है इन्होंने, इंश्योरिंग सेपरेशन ऑफ पावर बाय पॉलिसी मेकर्स, ये पहले से इंश्योर्ड होती है, सिस्टम जो है ना पहले से बन के आता है। इंश्योरिंग हाई सिक्योरिटी ऑफ जजेस एट द टाइम ऑफ देयर इंडक्शन, ये पॉइंट वैलिड है, इस पे ज़रूर जो है गौर करना चाहिए। मगर ये लिखना कि इनिशिएटिंग इनोवेटिंग ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज फॉर जजेस टू इंश्योर अनबाइस्ड जजमेंट्स, कि वो अनबाइस्ड जजमेंट्स ना दे, इसका मतलब है कि उनकी जजमेंट्स बाइस्ड होती हैं ठीक है। सो कोई एक आध इवेंट है, ठीक है, एक हमने एक्सेप्ट कर लिया है, वो भुट्टो मर्डर केस हमारे जो है एक्स चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट किया है। दे सकते हैं, ठीक है, मगर ज़रा स्टेटमेंट प्रोटेक्टिव दें, ठीक हो गया। कंक्लूजन के बाद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। आर डेमोक्रेसी कैनॉट फ्लरिश इफ द थ्री पिलर्स, आर डेमोक्रेसी ठीक है जी, अगर आप तो बात करें ना किसी मुल्क की डेमोक्रेसी की, तो आर डेमोक्रेसी ठीक है, मगर जनरलाइज ही करें कि डेमोक्रेसी कैनॉट फ्लरिश, कि वो जहाँ कहीं भी दुनिया में। सो ये जितने भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, मेजॉरिटी, इनके साथ आ का इस्तेमाल नहीं है, जैसे पावर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन, आ इस्तेमाल ना करें। देर इज़ पावर्टी इन पाकिस्तान, वी नेवर से देर इज़ आ पावर्टी, क्योंकि अनकाउंटेबल है नाउन्स, तो अनकाउंटेबल के लिए कभी आ या एन इस्तेमाल ना करें। सो इज़ डेमोक्रेसी। अच्छा जी, ये बहुत अच्छे, वेरी वेल रिटन, अच्छे सैम्पल्स थे। इसके बाद अच्छा जी, ब्लैक पेन से इन्होंने लिखा है, ब्लैक पेन से कहीं कहीं आप लिख सकते हैं, अगर कुछ हाईलाइट करना हो तो ये एक अच्छी टेक्निक है, आपकी तवज्जो इस पे आ जाए। एंड देन कम्स द एसे, मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स विमेन, रिजल्ट ऑफ मीडिया हाइप और लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट। है क्या, मीडिया हाइप का नतीजा है कि जो मूवमेंट हो रही है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, या लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट है, या वाकई ये ह्यूमन राइट्स की एफर्ट है। अब इन दोनों में से एक स्टांस लेना ज़रूरी है। राइटिंग इज़ वेरी गुड। थीसिस स्टेटमेंट इन्होंने सबसे पहले लिखा है, मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स विमेन इज़ अ लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट बिकॉज it spreads awareness about women's right and helps mainstream the discrimination of women face in their everyday life. थीसिस में पहले स्टांस बताएं, बाद में जो है आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो स्टांस इन्होंने पहले क्लियर किया कि जनाब ये मूवमेंट जो है ये लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट है, बिकॉज क्यों है, अब जो है इन्होंने वजह बताई है कि अवेयरनेस फैलाती है वुमेन राइट्स की, मदद करती है कि उनकी डिस्क्रिमिनेशन जो है जो वो फेस कर रही है वो कम से कम हो। मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इन अ लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट थीसिस। अच्छा जी, इसके अंदर जो इन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की है आर्गुमेंटेटिव एसे की, ये तीसरी टेक्निक है जिसे हम हीगेलियन मेथड कहते हैं, जो हीगल साहब इस्तेमाल करते थे कि थीसिस दें, फिर एंटी थीसिस दें और उसके बाद सिंथेसिस दे दें।
इससे एक तो आपके एस्से में ज़रा लेंथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है, मगर ये हर एस्से में भी उस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसके लिए बड़ी जो है आपको एक महारत चाहिए। सो जनाब इससे रेलिवेंट पॉइंट कौन से हैं? जेंडर बेस्ड वायलेंस इज़ एन अलार्मिंग रियलिटी, ठीक है। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज़ मोर प्रोफाउंड इन रूरल एरियाज, ओके। डीपली एंट्रेंच्ड पेट्रियार्चल नॉर्म्स इन सोसाइटी। Women from lower social classes are more exposed to gender-based violence. Okay, presence of a weak criminal justice system in Pakistan. ये इन्होंने एक अच्छी बात की है कि जो जस्टिस सिस्टम in पाकिस्तान है ये बड़ा कमज़ोर है। आगे जनाब एंटीथीसिस आ रहा है, इसके भी इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं, मगर अब इसका रिबटल देना भी ज़रूरी है जो सिंथेसिस में ये अलहदा से देंगे। द मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इज रिजल्ट ऑफ मीडिया हाइप, लोअर स्टेटिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर्ड केसेस। रजिस्टर्ड केसेस इसके स्टैट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो शोर ज़्यादा मचाया जा रहा है। वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। विमेन इन रियलिटी आर सेकेंडरी बींग्स, ये पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा है सेकेंडरी बींग्स, या तो अगर इसके आगे ये लिख देते ना कि द कन्वेंशनल माइंडसेट बिलीव्स दैट विमेन इन रियलिटी आर सेकेंडरी बींग्स, तो फिर ये कोई कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई होता है, मगर ऐसी स्टेटमेंट ये जस्टिफाइबल नहीं है। फैसाड फॉर पॉपुलैरिटी एंड सिंपथी, ठीक है जी, तो ये पॉपुलैरिटी सिंपथी गेन करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस, और पहले से फ्रेमवर्क है जेंडर बेस्ड वायलेंस का, मजीद जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्पाइट द क्लेम्स बाय सर्टन सर्कल्स दैट मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इज अ मीडिया हाइप, इट रिमेन्स अ लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स एफर्ट बिकॉज। टाइटल एक तो डियर स्टूडेंट इतना लेंथी ना दें, ये शॉर्ट टाइटल दें। ब्रैकेट में आपने वैसे भी सिंथेसिस लिख दिया तो मेरा नहीं ख्याल अब मजीद कुछ बताने की ज़रूरत है। सो 4.1 many cases go unregistered due to the societal stigmas and taboos। अब ये जो हर पॉइंट था इसी का ये रिबटल भी दे रहे हैं सिंथेसिस में। ऐसे की लेंथ में ये टेक्निक बहुत इजाफा कर देती है। अगर आपके पास टाइम है, प्लान्ड है पहले से ऐसे, तो फिर इस हीगेलियन अप्रोच की तरफ ज़रूर जाए। एंड देन इंसिडेंट्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय वेस्टर्न इंटरेस्ट बट द पेन्स ऑफ द विक्टिम्स आर जेन्युइन। बिल्कुल सही है जी, इन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात की थी, मगर ये भी बात की है कि पेन्स जो हैं वो जेन्युइन है। अल्लाह अलमाइटी हैज़ एंटाइटल्ड विमेन इक्वली, तो वो जो उन्होंने स्टांस लिया था ना एज अ सेकेंडरी बींग्स, तो यहाँ पे इसको भी इन्होंने रिबटल इसका दिया। ऑनर इज द ज्यूल ऑफ द पुअर, व्हाई वुड दे जेओपर्टाइज इट। हाई इम्प्यूनिटी रेट ऑफ ऑफेंडर्स, सो लीगल सिस्टम की इन्होंने बात की थी, तो बेशक पहले से लीगल सिस्टम है, मगर हाई इम्प्यूनिटी रेट ऑफ ऑफेंडर्स, इनकी सज़ाएँ भी बहुत दी गई हैं। देन कम्स दी कंक्लूजन। आगे जी इन्होंने अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड और तमहीद बांधी है, कुछ फैक्ट्स दिए हैं, थोड़े बहुत सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स है, मगर बहरहाल एक अच्छा ऐसे लिखा है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इन्होंने बड़ा क्लियरली बयान किया। एंड देन कम्स द सेकंड लास्ट ऐसे। मेजॉरिटी ने इस पर भी अटैम्प्ट किया, मगर थोड़ा सा जो है टाइटल समझने में गौर फरमाएं। इज़ फेमिनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेजर ऑफ मेन्स इशूज़। क्या फेमिनिज्म ज़िम्मेदार है मर्दों के मसाइल को नुमायाँ ना करने में, ख़त्म करने में? आउटलाइन, फेमिनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेजर ऑफ मेन्स इशूज़ बिकॉज सोसाइटी एड्रेसेस विमेन्स इशूज़ ओनली। बड़ा क्लियर स्टांस है और बड़ी जनाब इन्होंने भरपूर बात की है। व्हाट इज़ फेमिनिज्म, थोड़ा सा बयान इन्होंने कर दिया है, और उसके बाद हाउ फेमिनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये भी फौरी तौर पे हाउ की तरफ पहुँचे। फॉर द इरेजर ऑफ मेन्स इशूज़, के मर्द के जो है मसाइल उनको मिटाने में, ना नुमाया करने में कितना किरदार अदा करते हैं। तो सोसाइटी फोकसेस ऑन विमेंस राइट्स, मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग विमेंस राइट। उसके बाद जी, तो पहला है जी कि सोसाइटी फोकसेस ऑन विमेंस राइट, कि सोसाइटी ज़्यादा विमेंस राइट पे ही फोकस करती है, मेंस राइट पे कोई फोकस नहीं करता। सो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग विमेंस राइट, मीडिया भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। इंटरनेशनल फंडिंग फॉर मूवमेंट्स टुवर्ड्स विमेन राइट्स, तो ये जो इंटरनेशनल फंडिंग का किरदार है ये भी बहुत ज़्यादा जो है इसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं। टू पोर्ट्रे गुड इमेज इन द वर्ल्ड, और दुनिया में अपना अच्छा इमेज बयान करने के लिए भी विमेन राइट्स की बात ज़्यादा की जाती है। मेन्स इश्यूज़ आर नॉट डिस्कस्ड बिकॉज विमेन्स इश्यूज़ आर मोर इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। कैसे कि विमेन आर मोर डिप्राइव्ड, ये इशू ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। मैनी चैलेंजेस वर फेस्ड बाय द वुमेन इन द सोसाइटी, और यही डिस्कस किया जाता है कि इसके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लेस नंबर ऑफ सीट्स आर गिवन टू द वुमेन इन द पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट में भी इसको कम सीटें दी गई हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की भी मसावी तकसीम नहीं है। मेन्स इश्यूज आर इरेज्ड बिकॉज सोसाइटी गिव्स इंपॉर्टेंस टू विमेन्स राइट्स ओनली।
अगर ये कोई मर्द एग्जामिनर पढ़ेगा तो मुझे लगता है वो खुश बड़ा होगा, उसे अपना एहसास है मैं रूमी यहाँ पे नज़र आना शुरू होगा। सो वीमेन आर गिवन जॉब कोटाज अलॉन्ग विद मेरिट सीट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, जॉब कोटाज दिया जाता है अलॉन्ग विद मेरिट सीट्स। और आगे लिखा है विमेन प्ले विक्टिम कार्ड। सो कल से मर्द हज़रात आप भी प्ले करना शुरू कर दें, हो सकता है आपका भी जो है एक चांस बन जाए। सो बहरहाल जी इन्होंने वन साइडेड अप्रोच रखी है। बात जो है इनमें दम है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे हैं, मगर अपने पॉइंट्स इसके पूरे। सो मेल एग्जामिनर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसको अपील करेगा। और बहरहाल दिलचस्प इन्होंने लिखा है। अच्छा जी, द लास्ट वन, शुक्र है जी किसी ने ये लिटरेरी ऐसे जिसको मुख्तलिफ फोरम्स पे प्रोफेसर मंजूर मिर्ज़ा साहब हमारे जो उस्ताद हैं, रिफ्लेक्टिव ऐसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी इसको कहा जाता है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। आज के दौर में जनाब ये एक पुरानी कहावत दोबारा से याद आ रही है। सो सबसे पहले तो इस टॉपिक को इंटरप्रेट करें, लिटरेरी स्टाइल जो इसका डिमांड है टॉपिक की, पहले उसको ज़रा एलेबोरेट करें, थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करें। और ये भी एक्सपोजिटरी ऐसे की ही एक एक्सटेंशन है। आउटलाइन, इन द एब्सेंस ऑफ द फियर ऑफ गेटिंग punished for their mischievous behavior, children tend to get spoiled. Therefore, थोड़ा सा मैंने ये मॉडिफाई कर दिया है, केयरफुल यूज़ ऑफ रॉड इज़ नीडेड टू रेज द चिल्ड्रन इन द राइट वे। इन्होंने लिखा था बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस अप्रोच से मुराद यही थी कि जितना ज़रा एहतियात से जो है आपने रॉड इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है बेचारे को पीट पीट के जो है आप ख़त्म ही कर दें। सो इसका यानी कि ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। सो पनिश का फैक्टर, ये जो पनिशमेंट का जो फैक्टर है, ये बहुत ज़रूरी है इंसानी ह्यूमन नेचर के लिए। डिकोडिंग द फ्रेज स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ये इसको एलेबोरेट करेंगे, ये करना ज़रूरी है। फिर एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी स्पॉइल्स द चाइल्ड। और अब ये बता रहे हैं कि ये डंडा ज़रूरी क्यों है, ये रॉड ज़रूरी क्यों है, पनिशमेंट ज़रूरी क्यों है। चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू गेटिंग अट्रैक्टेड टू वर्ड्स अपीलिंग येट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस विच इंक्रीजेज देयर चांस टू गेट स्पॉइल्ड इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए जी, ह्यूमन नेचर है। अगर यहाँ पे कोई लिटरेचर का स्टूडेंट बैठा है तो विलियम गोल्डिंग का बड़ा मशहूर नावल था, वन ऑफ द बेस्ट नावल्स इन द वर्ल्ड रैंकिंग, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। उसके अंदर उसने लिखा यही था कि इंसान को अगर उसके हाल पे छोड़ दिया जाए ना, ए फेंड फॉर हिमसेल्फ ही वुड डेफिनेटली गो टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो इंसान जो है वो बहकता और भटकता ज़रूर है अगर उसको उसके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। और बच्चे की जो फितरत है, जाहिर सी बात है जी, वो मैच्योर नहीं होता, उसकी फितरत ज़्यादातर एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे ही चलती है कि जहाँ पे वो अपील ज़्यादा करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वही जो एक पनिशमेंट का फैक्टर है जो एनिमल्स के लिए रखा जाता है, ये उसी चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स। तो अगर ये पनिशमेंट का खौफ या रिस्ट्रिक्शन यानी कि सख्ती नहीं होगी, रॉड का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, एक सख्ती है, एक खौफ का जो है वो एलिमेंट भी है। तो अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो फिर वो मोबाइल फ़ोन पे अपना वक्त और अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा। नंबर 2, वाई दैट रॉड इज़ नेसेसरी। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इट गेट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एनी एबेरेंट यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर इन चिल्ड्रन विच मे स्पॉइल दैम। लेम्ब्रोसोज रिमार्क्स ऑन आइडेंटिफाइंग अर्ली सिम्टम्स ऑफ एबरेशन इन चिल्ड्रन। तो लेम्ब्रोसो का तो सारा था ही बिहेवियर पे, तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा ये रेलिवेंट यहाँ पे जो दिया है कि यहाँ पे इंसान अपने अर्ली इंस्टिंक्ट्स और बिहेवियर से कैसे खुद को कंट्रोल करता है, बल्कि वो इसे कंट्रोल करती हैं। सैंस अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, चिल्ड्रन आर अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ड्यू टू देयर मैच्योरिटी लेवल। अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, उन्हें सही और गलत की भी तमीज़ हरगिज़ नहीं होगी। वर्क ऑफ हेनरी एंड मैके ऑन हाउ चिल्ड्रन ईजिली फॉल टू द ट्रैप ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अपनी बात में उन्होंने बड़ा अच्छा ये दम पैदा किया, राइट एंड रॉन्ग में इंसान को तमीज़ नहीं होती। पेरेंट्स लैक्स बिहेवियर टूवर्ड्स चिल्ड्रन मेक देम कॉम्प्लिसेंट इन लाइफ देयर बाय स्पॉइलिंग देम। सो ये जो बड़ा रिलैक्स बिहेवियर पेरेंट्स का हो जाता है ना, ये बच्चों को ये भी ख़राब करता है। रसल्स एसे ऑन पुअर पेरेंटिंग। अब यहाँ से पता चलता है इस आदमी की स्टडीज़ ठीक ठाक है, जो क्लासिक्स हैं इसने वो पढ़े हैं, जिसका ये फ़ायदा भी यहाँ पे पूरा उठा रहा है। सो रसल ने पुअर पेरेंटिंग पे क्या कहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स, ये जो आज के दौर के गमाजी करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन विद ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स रिपोर्ट बाय हेल्दी लाइफस्टाइल। बच्चों को खुला छोड़ें, ग्राउंड में छोड़ें, ठीक है, चोट लगती है, गिरते हैं, दूसरे बच्चों से मिंगल अप होते हैं, उसके बाद जाके उनकी ग्रोथ होती है। अदरवाइज स्टंटेड ग्रोथ ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। हेल्दी लाइफस्टाइल की एक पूरी रिपोर्ट इन्होंने की है कॉपी।
In the absence of strict accountability, parents fail to inculcate morals and values in their children. Morals and values. डिफरेंट इंसान का दिमाग जो होता है ना, जहाँ पे मुशक्क़त लगती है वहाँ पे आसानी से नहीं जाता. सो इन चीज़ों पे मुशक्क़त लगती हो उनसे बचता ही है. तो मॉरल्स एंड वैल्यूज़ इसको ऑब्ज़र्व करना पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर ये स्ट्रिक्टनेस रखें. फियर ऑफ फ्रॉड कीप्स अ चाइल्ड ऑन ट्रैक वेदर एट स्कूल, होम, thereby decreasing his chances of getting spoiled. न्यू जनरेशन जो अभी आगे स्कूल्स में आप देख रहे हैं, ट्रैक पे रखना बहुत ज़रूरी है. सो ये जो फियर है ये इंसान को आगे लेके जाता है, चाहे वो स्कूल हो या घर हो. स्पेयरिंग द रॉड, चिल्ड्रन डू नॉट पे हीड टू देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स. ये वैसे पॉइंट नंबर 6 और 7 सेम इन्होंने बात की है. तो इनके पास जो जेन्युइन पैराग्राफ्स हैं वो 7 हैं, और 7 के लिए इनके पास जो एग्जाम्पल्स या कह सकते हैं जो मटेरियल है, जो सपोर्टिंग रीजंस हैं, वो भी बड़े वैलिड हैं. आगे जनाब, रॉड इज़ नॉट द सोल फैक्टर इन रेजिंग द चाइल्ड करेक्टली. एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि बच्चे को पालने में सिर्फ ये पनिशमेंट ही किरदार अदा नहीं करती, ये उन तमाम किरदारों में से एक ज़रूर हो सकती है. बैलेंसिंग बिटवीन स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड लीनियंट बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन इज़ द की टू रेज देम करेक्टली. तो यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ, बच्चे के साथ यही कहा गया है कि जनाब 6 साल 7 साल के साथ उस पर सख्ती की जाए, 10 साल तक जो है उस पर उस तरह सख्ती ना की जाए, बाद में उससे दोस्ती की जाए. ठीक है, वो ग़ालिबन एक पूरा कॉल है, मेरे जहन में एग्जैक्टली वैसा नहीं है, काश कि मुझे याद आ जाए तो यहाँ पे मैं ज़रूर लिखता. तो बस जी इन्होंने एक ही पॉइंट इस पर लिखा है, और अटेंशन ग्रैबर इनका बड़ा मौजू है. लिटरेचर का इन पर ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है, बड़ा अच्छा इन्होंने टच दिया. और अटेंशन ग्रैबर में इन्होंने हकीकी वाक़या कोट किया है. द पुलिस हैड रीच द क्राइम सीन, द स्कूल वॉज कार्डन ऑफ. डियर स्टूडेंट्स, ब्यूटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस क्या है कि जहाँ पे एक ड्रामाई अंदाज में गुफ्तगू करनी होती है ना, तो सिंपल सेंटेंसेस एक सबसे बेहतरीन टेक्निक है. सो स्कूल के बारे में बता रहे हैं जनाब, जिसको पुलिस ने घेरे में ले लिया था. पेरेंट्स वर प्रेइंग फ्रेंटिकली फॉर देयर किड्स सेफ्टी. वालदैन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे थे. द ट्रेजेडी टुक प्लेस व्हेन जॉन लैंकस्टर, अ 14-year-old बॉय, went on a killing spree, massacring 8 students including 2 teachers at a county school in Los Angeles. तो लॉस एंजलिस में वो जो ये स्टूडेंट है जॉन लैंकस्टर, 8 स्टूडेंट्स को मार दिया और 2 टीचर्स को उसने किलिंग स्प्री, यानी कि किलिंग स्प्री क्या कहते हैं जी, अंधाधुंध फायरिंग. In the aftermath, the investigators tried to find out why such a young kid would do such a horrendous crime. इन्वेस्टिगेशन में तो उन्होंने देखा जनाब इसके पीछे वजूहात क्या थी. जॉन्स पेरेंट्स, the investigators reached the conclusion, were not even slightly aware of what was going on with their kid. उन्हें पता ही नहीं था कि उसका बच्चा किस जहनी हालत से गुजर रहा है. while John had been planning all this episode for over 4 months. 4 महीने से जो है वो ये प्लानिंग कर रहा था, तो वालदैन को पता ही नहीं. The absence of strict accountability emboldened John and, ये वर्ड पता नहीं क्या लिखा है, framed his negative thoughts. This is just one of many stories which gives one a lesson that sparing the rod will spoil the child. It is so because children are more prone to getting attracted towards negative influences. In the absence of strict accountability, it gets difficult to identify any aberrant behavior among children due to their maturity level. अब सारी की सारी जो outlines में इन्होंने बात लिखी थी वो सारी इन्होंने summarize कर दी है. In short, it can be stipulated that in the absence of the fear of getting punished for their mischievous behavior, चिल्ड्रन टेंड टू गेट स्पॉइल्ड. और बिल आखिर इन्होंने अपना जो स्टांस है वो भी दोबारा से क्लियर कर दिया. स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये पूरी इन्होंने टर्म जो है ज़रा अच्छे तरीके से बयान की है. और उसके बाद जब मेन बॉडी एसे की तरफ आए, टू बिगिन विद, इन्होंने भी वही जॉन लैंगर ने जो रीडिंग एंड स्टडी स्किल्स अपनी किताब में जिक्र किया उसी तरह इन्होंने भी स्टार्ट किया. सो दैट वाज अ वेरी वेल अटेम्प्टेड एसे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वो सारे बेस्ट सैम्पल्स थे जिस पे हमने डूज एंड डोंट्स देखे हैं. और इसके अंदर 3 आर्गूमेंटेटिव ऐसे राइटिंग की हमने टेक्निक्स भी देखी हैं. नंबर 1 क्लासिकल, कि जिसके अंदर सिर्फ वन साइड ऑफ आर्गूमेंट ही उसने दिया, अदर साइड की उसने बात ही नहीं की है. अरिस्टोटल ने भी यही यूज़ किया था, क्लासिकल सैम्पल है. दूसरा काउंटर आर्गूमेंट जैसे कि इस वलीद नामी लड़के ने की है. सो उसने काउंटर आर्गूमेंट 2 ज़रूर रखे हैं मगर उनका रिबटल भी दिया है. दूसरे सैंपल ने भी काउंटर आर्गूमेंट रखे थे, रिबटल उसने भी दिया मगर रिबटल की जगह केस इन पॉइंट लिख दिया, तो उस पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. और तीसरा हिगेलियन मेथड जिसके अंदर है जी सिंथेसिस, वो क्या था जी, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. बड़ी अच्छी टेक्निक से जो है उन्होंने उसको भी जो है पूरे तरीके से फॉलो किया है. सो जो भी ऐसे का मेथड आप फॉलो कर रहे हैं
उसको ठीक तरीके से फॉलो करें। सारे मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं, सारे मेथड्स पे स्टूडेंट्स पास होते हैं, मगर जो भी आप मेथड फॉलो करें उसको सही तरह से जस्टिफाई भी फिर करें। एग्जामिनर इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, वो स्कोर आपको आपके आर्गूमेंट्स पे बेस करके देता है। और यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज़ का मकसद ही यही था कि आपकी स्किल्स देखी जाएँ इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव एसेज एंड आर्गूमेंटेटिव एसेज, कि आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। सो यहाँ पे जनाब अली, ये फीडबैक सेशन जो है आपके ऐसे का ख़त्म हुआ चाहता है।